अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम एक और वीडियो के साथ आपके पास शामिल हुए हैं, एक पर्सनालिटी को इंट्रोड्यूस कराने के लिए। और मेरे सर मेरे मेंटोर भी हैं मेरे हाउस जॉब के टाइम पे, तो मेरे बड़े भाई भी कह लें। और सर के साथ मेरा काफ़ी मतलब कि अंडरस्टैंडिंग हो गई थी। सबसे पहले मैं आपको सर के बारे में बताना चाहता हूँ कि सर के पास कौन कौन सी डिग्री है। इस तरफ दिखाएं जी, ये सर की हार्वर्ड मेडिकल स्कूल अमेरिकन से सर्टिफिकेट है, एक और अमेरिकन है ड्यूक से। बाकी सर की वर्कशॉप है। सर वैसे न्यूरो जनरल फिजिशियन है। अभी हम सर से बात करते हैं और कॉमन डिजीज के बारे में बात करते हैं कि फीमेल अक्सर हमारे पास आती हैं। फाइब्रोमाइल्जिया किसे कहते हैं और क्या होता है, डायग्नोज, ट्रीटमेंट, वो सारा कुछ सर बताएंगे। अभी हम आपको सर से मिलवाने लगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी कैसे हैं सर? ठीक है, ठीक ठाक है, बिल्कुल। तो आज सर आना हुआ आपकी तरफ, आपको पता है कि मेडिकल लाइफ आपको भी पता है कि कितनी हेक्टिक और क्या है। जी बिल्कुल। तो आज आपने सोचा आपके से मुलाकात भी हो जाएगी और एक वीडियो भी बन जाएगी और आवाम के लिए, पब्लिक के लिए कि एक फाइब्रोमाइल्जिया सर बड़ी कंप्लेन के साथ आ रहे हैं, हमारे पास भी आ रहे हैं, हमारे क्लिनिक पे भी जी कि वो क्या होता है आवाम को नहीं पता। वो मेडिकल टर्म में तो फाइब्रोमाइल्जिया हो गया, लोग उसकी दर्द की दवाइयां खाते रहते हैं, दर्द ठीक हो गया, अगले दिन फिर आ जाती हैं। तो ये फीमेल्स में, मेल्स में ये क्या है सर, उसके बारे में काइंडली आप हमें। असल में फाइब्रोमाइल्जिया जो है वो ये एक मेडिकल टर्म है जी सर। ये बेसिकली असाबी, इसके उर्दू अगर मैंने कर की जाए तो ये असाबी तनाव की वजह से पट्ठों का खिंचाव कहते हैं। पट्ठों, ठीक सर। तो इसमें ये इट्स बेसिकली अ साइकेट्रिक डिजीज। ये अक्सर औकात ये मोस्ट ऑफ द टाइम फीमेल्स के साथ होता है। वो लोग जो मेंटली स्ट्रेस्ड हों या बहुत अरसे से स्ट्रेस में रहें, उनके साथ ये इश्यूज हो जाते हैं। इसमें होता क्या है, असाबी तनाव मतलब फटीगेबिलिटी, जिस्म में थकान सी, साइकोसोमेटिक इन्हें डिसऑर्डर कहते हैं कि असाब, दिमाग के अंदर बहुत सारी सोचें रहना, टेंशन रहना, कोई परेशानी रहना, जिसकी वजह से जिसका सद्देबाब ना हो तो जिस्म के जो पट्टे हैं वो खींच जाते हैं। ये इसके अंदर ख़ास तौर पे इसका मेन पैथोगनोमिक फीचर है। इसका एक ड्यूरेशन है। अगर ये सारे फीचर 6 महीने या कम से कम 6 महीने या उससे ज़्यादा रह रहे हैं तो फिर हम इसको फाइब्रोमाइल्जिया लेबल करते हैं। अक्सर औकात ये 2 टर्मिनोलॉजीज हैं जो इसके साथ एसोसिएट होते हैं, एक फाइब्रोमाइल्जिया है और दूसरा क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम। जी, क्रॉनिक फटीग। अब इसमें होता क्या है, पेशेंट ये कंप्लेन करता है, ये ज़्यादातर फीमेल में होता क्या है, पेशेंट आएगा, डॉक्टर साहब हम सुबह के टाइम जब उठते हैं तो खुशी नहीं होती, ठीक है ना, नेवर फील हैप्पीनेस, सुबह उठ के हमें खुशी नहीं होती कि नया दिन चढ़ा। एक दूसरा, फिर डॉक्टर साहब थोड़ा सा काम कर रहे हैं, ये मैं पेशेंट की ज़बानी बता रहा हूँ ताकि चीज़ें ईजी हो जाए। जी सर, ठीक है। अब डॉक्टर साहब हम जब उठते हैं उसके बाद थोड़ा सा भी काम करें हमें लगता है बहुत ज़्यादा काम करें, मतलब एक फॉर एग्जांपल ये 500 ग्राम का है ब्लॉक है, ये मैंने उठाया, मुझे लगा मैंने 1 किलो का ब्लॉक उठा के रखा। थोड़ा सा काम किया, लगता है फटीग ज़्यादा हो गया, जिसे कि हम आम ज़ुबान में क्या सुस्ताई हो जाती है, फटीगेबिलिटी हो जाती है बहुत ज़्यादा। फिर वो कंप्लेंट ये ज्यादा करते हैं पेशेंट्स के, डॉक्टर साहब हमें हर वक्त नींद सी महसूस होती है कि हमें नींद सी आ रही है, लेकिन अगर हम बेड पे लेटेंगे तो हम सो नहीं पाते। ठीक है, तो एक और चीज इसमें बहुत ज्यादा कॉमन है, वो ये कि गैस्ट्रिक इवेंट। अक्सर इन लोगों के मैदा तेजाबियत करता है, पेट अपसेट होता है, या मोशन होगा या कॉन्स्टिपेशन रहेगी या स्टमक अपसेट रहता है, मैदे में जलन रहती है। और ये लोग ज्यादातर ये भी फिर कंप्लेंट करते होते हैं कि डॉक्टर साहब बैठे बैठे जो है ना, कभी बाजू एक हाथ सुन्न हो गया, कभी दूसरा बाजू सुन्न हो गया, मतलब बेतरतीब बेरब्त होगा सिम्टम्स। ठीक है, ये इन्हें साइकोसोमेटिक सिम्टम्स भी कहते हैं। मतलब ये कि असाब ने उनको जो मौजूद नहीं है सिम्टम, उनको भी रियल कर दिया। अच्छा, सही, जो मौजूद नहीं है उनको भी रियल कर दिया। ठीक है, तो ये इसमें असल इशू ये है कि ये सबसे ज्यादा मिसडायग्नोज्ड है, एक बात। दूसरी बात ये है कि लोग, इनकी हिस्ट्री बड़ी प्रोलॉन्ग होती है। मैंने आपको जैसे बताया कम से कम 6 महीने चाहिए इसको डायग्नोज करने के लिए, कि मतलब 6 महीने की हिस्ट्री होनी जरूरी है। एक बात। दूसरी बात ये है कि अक्सर इनके 10 ईयर से इनके ये मसाइल चल रहे हैं और ये लोग दर्द की दवाइयां खाते रहते हैं जी। उससे होता क्या है, वक्ती सिम्टम रिलीफ होगा, बाद में वो भी काम नहीं करती, क्योंकि इशू ब्रेन के साइकेट्रिक इशू है, इशू असाब का है, इशू मसल्स का नहीं है।
तो इस जगह पे अब इनकी फिर ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट इनकी एक तो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी है, ठीक है, CBT जिसे कहते हैं, बहुत साइकोलॉजिस्ट बहुत अच्छा करते हैं। साथ में हम अक्सर औकात इसमें सबसे अच्छी जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो SNRIs है, सिलेक्टिव सेरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, जिनमें डिलॉक्सिटिन है जी, ठीक है, और वो सबसे ज्यादा कॉमन है, और वेलनाफेक्सिन है, लेकिन डिलॉक्सिटिन इज कॉमन एंड गुड। तो उसके साथ हम SSRIs उसके साथ सर्ट्रालिन या फिर एस्टेलोप्राम को हम कंबाइन कर लेते होते हैं। SNRIs का फायदा ये है कि जो फटीगेबिलिटी है वो नॉरएपिनेफ्रिन उस इशू को कवर कर लेती है। बस आपने ये देखना होता है कि वो हाइपरटेंसिव ना हो, स्टमक का उसको गैस्ट्रिक अल्सर वगैरह ना हो, तो हम ये इजीली उसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट उसी तरह है जैसे साइकेट्रिक पेशेंट का ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट है, तो एटलीस्ट वो 6 मंथ्स या फिर सिम्टम जब रिलीव हो जाएंगे तो उससे आगे फर्दर 6 मंथ्स का फॉलोअप है। तो उसी तरह फिर उसका रिलीव होता है। बाकी कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, बाकी क्रोनिक फटीग सिंड्रोम जो इसके साथ एसोसिएट हो सकता है, उसमें फटीगेबिलिटी ज्यादा है, उसका फटीग कंपोनेंट ज्यादा है। फटीग होंगे सिम्टम इसी तरह के, लेकिन फटीग कंपोनेंट ज्यादा होगा। उसमें ये पेशेंट जो है वो कहता है मैं लेटर तो मेरे दिल नहीं करता उठ के कोई काम कर, मेरे दिल मैं लेटा ही रहूं हर वक्त, सुस्ती रहती, तो वो कंपोनेंट ज्यादा होता है। अच्छा, तो ये एक ब्रीफ इसकी डिस्क्रिप्शन है। अच्छा, थैंक यू सो मच सर, आपने बड़ा अच्छा ब्रीफ किया हमारे लोगों के लिए। तो बाकी इंशाल्लाह सर ऐसे ही हमें जब भी मौका मिलेगा आपसे एक और डिजीज के सामने फिर आएंगे आवाम को बताने के लिए। तो आई होप सर आपको मिल के अच्छा लगा होगा, और बाकी जो कुछ कहना चाहते हैं सर आप कह सकते हैं कि ऐसे मेडिसिन जो सर ले रहे होते हैं, जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होती हैं, तो उससे रिलेटेड लोग सिम्टोमेटिक ले लेते हैं लेकिन उनको डायग्नोज का नहीं पता होता सर। थैंक यू वेरी मच, आपने ये क्वेश्चन किया। देखें, सिम्टोमेटिक दवाइयाँ और खुद सेल्फ मेडिकेशन करना ठीक नहीं होता, क्योंकि दवाइयाँ भी कोई अच्छी चीज़ नहीं है, दवाइयाँ भी एक तरह के नुकसानदेह चीज़ है। और समझ लें दवाई की मैं डेफिनेशन बल्कि ये करता हूँ कि दवाई को अगर हम जहर को कम मिकदार में दें तो दवाई है, दवाई को ज़्यादा मिकदार में दें तो वो जहर है। तो ये मैं इससे अच्छी डेफिनेशन मेरा ख्याल नहीं हो सकती। चलिए, थैंक यू सर, थैंक यू। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे आपके साथ फिर सर के साथ एक और वीडियो में। थैंक यू। या अजल इतना मसला कह नहीं